आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस चैनल को ध्यान से ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। माध्यम से और आज मांग में मैं आपके लिए परिवर्तन 12वीं के कक्षा कारण की माइक्रो इकोनॉमिक्स में से पूर्णतया चैप्टर नंबर 10 के पूर्ण प्रतियोगिता क्या प्रभाव बाजार पड़ता है, संतुलन का पार्ट नंबर इन सब 3 की रेखा लेकर से आया आप हूँ। देख रहे और हैं। इसमें आज आप सीखेंगे सीखने मांग का और प्रयास पूर्ति करें। में एक साथ परिवर्तन और आप संतुलन की बच्चे बात। सभी अभी तक आप सीख रहे थे और पूर्ण आगे प्रतियोगिता बाजार में कीमत संतुलन। बढ़ते उसके हुए बाद पाठ आप को सीखें। यदि मांग में आप परिवर्तन हो देख रहे हैं और पूर्ति ऑनलाइन स्थिर हो तो क्या, और यदि पूर्ति स्थिर है, मांग में परिवर्तन है, इसके अलावा पूर्ति में परिवर्तन है और मांग स्थिर है, तो संतुलित कीमत पर और मांगी गई संतुलित कीमत पर और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज यदि दोनों में इकट्ठा, पूर्ति में और मांग में दोनों में इकट्ठा परिवर्तन हो जाए तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है। हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन और संतुलित कीमत, इसमें सबसे पहले हम इसमें से परिवर्तन है तो दोनों मांग में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि की बात करें, कमी की बात नहीं करें। तो देखिए, संतुलित परिवर्तन अवश्य होगा यदि कीमत में परिवर्तन, यदि मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ बढ़ा दिया जाए, दोनों को वृद्धि हो, तो संतुलित कीमत में परिवर्तन अवश्य होगा। संतुलित मात्रा में परिवर्तन अवश्य होगा। कीमत में परिवर्तन होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मांग और पूर्ति की तुलना में कितना अंतर है। यह हम 3 श्रेणियों से जानेंगे, 3 प्रकार से, 3 कोटियों में इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, या डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। डायग्राम में आप बनाएंगे मांग कर, और ये आपका डी, ये आपका एस, ये 2 वक्र बनाएंगे आप। दोनों वक्र बनाने के बाद आप परिवर्तन दोनों में करना है हमने। मान लिया हमारा ये बढ़ जाता है, S1 हो जाता है, और डी हमारी है, इसकी जगह हमारा डी हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्ति की तुलना में कितना अंतर है। यहां मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक अंतर है। ध्यान से सुने मेरे स्टूडेंट्स, यहां पूर्ति में जितना अंतर आया है उससे मांग में ज्यादा अंतर आया है, तो आपका क्या परिवर्तन होगा ये आपने देखना है। पहले आपकी कौन सी थी, S1 D1 ये थी आपकी, और कीमत आपकी ये थी। आपकी दोबारा D1 यहां हुई, ये आपकी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी 1, ये P था, ये आपका P1 हुआ। यदि पूर्ति की अपेक्षा मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है तो कीमत में कम परिवर्तन होगा, मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखें आप। कीमत जो संतुलित कीमत, हमारा संतुलित बिंदु पहले ये था और इसकी वजह आपकी संतुलित बिंदु हमारा ये E1 हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया आपका। देखिए, इसमें यदि डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो संतुलित मात्रा ज्यादा बढ़ी है, कीमत में कम फर्क हुआ है। यदि हमारी सप्लाई से मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है तो। दूसरी बात, एक स्थिति ये भी हो सकती है, आपकी ये सप्लाई है और ये आपकी डिमांड है, ये आपकी संतुलित कीमत है। ठीक है, यहां तक आपको पता है। ये S है, ये D है,
अब दोनों में बराबर अंतर हो जाता है, इतना ही अंतर इसमें और जितना अंतर इतना ही अंतर सप्लाई में, बिल्कुल बराबर अंतर है। तो आपका ये हो गया आपका S1 और ये हो गया आपका D1। जहां S1 D1 काटते हैं उसको मिलाओ, ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी में तो असर पड़ेगा, संतुलित मात्रा है, मैंने यहां लिखा मात्रा, संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा में अवश्य परिवर्तन हुआ है। यहां इसमें ज्यादा था, कीमत में थोड़ा था, यहां इसमें कीमत में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। किस अवस्था में नहीं होगा? जब डिमांड और सप्लाई दोनों में बराबर, जितना डिमांड में परिवर्तन आया उतना, जितना सप्लाई में परिवर्तन आया उतना ही डिमांड में परिवर्तन आया, तो कोई अंतर नहीं होगा। यहां मैंने पहले भी कहा था कि इसमें परिवर्तन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है, कीमत में परिवर्तन होगा या नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि मांग और पूर्ति की तुलना में कितना अधिक अंतर है। यदि अधिक अंतर है तो कीमत में परिवर्तन आएगा, ठीक है, वृद्धि होगी। और यदि बराबरी के मांग में भी सप्लाई की बराबर वृद्धि होगी तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के अलावा एक और सिचुएशन हो सकती है, वो है ये आपकी सप्लाई, ये आपकी डिमांड, ये आपकी संतुलित मात्रा और ये आपकी संतुलित कीमत। यहां तक मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहता है कि जितनी सप्लाई में अंतर है, सप्लाई में अंतर ज्यादा है, यह अपना S है, या डिमांड में ज्यादा अंतर, डिमांड बराबर, और डिमांड में की बजाय सप्लाई में ज्यादा अंतर, यह आपकी D थी, ये D1 है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगी तब D1 जाएगी। तो अब देखिए अब आपका जब ये D1 आया है और ये S1 है तो आपका नया ये यहां आया, इसका मतलब आपकी क्वांटिटी में अंतर आया लेकिन प्राइस कम हो गई, कीमत है वो कम हो गई। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स आपने कि जब मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो और मांग में पूर्ति की अपेक्षा ज्यादा परिवर्तन हो तो कीमत बढ़ेगी, जब दोनों में बराबर परिवर्तन हो तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संतुलित मात्रा अवश्य बढ़ेगी। संतुलित मात्रा हर अवस्था में बढ़ेगी, लेकिन कीमत, संतुलित कीमत यदि ज्यादा वृद्धि है सप्लाई की बजाय तो कीमत वृद्धि होगी, बराबर है तो कोई वृद्धि नहीं होगी, कमी है सप्लाई से कम वृद्धि है मांग में तो आपकी माइनस होगी, यानी कीमत है वो कम होगी। अब यहां हम पढ़ रहे थे एक साथ वृद्धि और एक साथ, अब कमी की बात करते हैं। मांग और पूर्ति में एक साथ कमी, कमी में स्टूडेंट्स घबराना नहीं, इसमें आपका देखिए यहां भी बड़ा है, ये ज्यादा अंतर होने के कारण ये भी बड़ा है और ये भी आपका बराबर है, कोई फर्क नहीं आया इसमें, ये तो बड़ा है लेकिन प्राइस में कोई अंतर नहीं है, जीरो अंतर है। और यहां ये बड़ा है लेकिन ये घटा है, ये ध्यान रखना। अब यहां हम दूसरी बात कर लेते हैं, यहां हमने लिखा था एक साथ वृद्धि, यदि मैं यहां वृद्धि की बजाय कमी कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है कि डिमांड में कमी दोनों में, अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये चित्र रहेंगे आपके, लेकिन आप इसको मान लें D और इसको D1 मान लें, इसको S मान लिया और इसको S1 मान लें। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि पहले ये हो जाएगी आपकी संतुलित कीमत, ये है, कमी आई है ना, देखिए ध्यान से, कमी ये है, फिर कमी करेंगे तो ये आ जाएगा,
उसमें बढ़ा था, इसमें बढ़ने की बजाय घट जाएगा। ठीक है। यदि हमारी दोनों में कमी है और वो कमी पूर्ति की बजाय डिमांड में ज्यादा है तो दोनों में कमी होगी। अब आए बात इधर, यदि हमारा पहला हम पॉइंट संतुलित कीमत मान लेते हैं, ये हमारी संतुलित कीमत है, और फिर हमारा S1 घट जाता है, D1 भी घट जाता है, तो हमारा जो नया संतुलित पॉइंट ये आएगा। इस पे आने पर देखते हैं आप, दोनों में पूर्ति में और डिमांड में बराबर अंतर है होने के कारण जो नया संतुलित बिंदु है, तो संतुलित मात्रा में तो परिवर्तन आया लेकिन प्राइस में कोई अंतर नहीं आया। अब हम सिचुएशन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, इसमें मैं बताना भूल गया आपको, कमी हुई थी, कमी हुई है, तो ये हमारा नया पॉइंट ये आया था, तो ये मांग में इधर की बजाय इस तरफ आ जाएगी। कीमत में 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P बराबर 0 है, कोई अंतर नहीं है, शून्य कहेंगे, बराबर कहेंगे, इक्वल, P बराबर इक्वल है। और इसके बाद इसके बाद यदि हम इसकी बात करें, चित्र की बात करें, इसमें क्या था कि मांग की पूर्ति की अपेक्षा मांग में कम परिवर्तन। तो इसमें हम पहले हमारा पॉइंट ये था, ये संतुलित है, इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं हमारी ये कीमत है P1। ठीक है। ये हम यदि इसको मानेंगे तो हमारी ये आएगी, पहले D है, इसको D मानेंगे तो हमारा ये पॉइंट है, इसमें ये है और ये है, ये हमारा E1 है, E1 ये। और इसके बाद हमारा पूर्ति में तो परिवर्तन इतना सारा हो गया और डिमांड में पूर्ति की अपेक्षा कम परिवर्तन हुआ, तो हमारा नया पॉइंट ये आ गया 1। तो अब यहां आया, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा मात्रा भी घटी और मात्रा घटी, कीमत बढ़ी, P से P1। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मांग और पूर्ति में अंतर था आपका, कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं मांग और पूर्ति में कितना परिवर्तन होने पर संतुलित पूर्ति और संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी के टॉपिक के दौरान जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समय तत्व तथा संतुलित कीमत। अभी तक जो संतुलित कीमत थी उसको कौन प्रभावित कर रहा था कि पूर्ति और मांग का जिक्र था, लेकिन स्टूडेंट्स जो अब है वो मैं बता रहा हूं कि संतुलित कीमत को समय तत्व भी प्रभावित करता है। समय तत्व हमेशा हम 3 भागों में बांट कर चलते हैं, आदि अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। मैंने यहाँ 3 श्रेणी बनाई है समय तत्व और संतुलित कीमत। इसके लिए इसमें पहला मैंने लिया अति अल्पकाल। अति अल्पकाल की समय की वह अवधि होती है जिसमें हम सामान को सिर्फ स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं, जो हमारे पास मौजूद है पूर्ति उतनी की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं की जा सकती, चाहे डिमांड कितनी भी हो। जो विक्रेता है वो पूर्ति जो उनके पास मौजूद स्टॉक है उस तक दे सकते हैं, चाहे कीमत कितनी बड़ी हो। तो उसके दूसरा, इसमें मांग अधिक प्रभावी होती है। मैं साथ साथ में तिरुवंतर भी करा रहा हूं। देखिए इसमें स्टॉक तक बढ़ाया जा सकता है। मांग प्रभावी क्यों होती है? क्योंकि कीमत है, पूर्ति है, वो अति अल्पकाल में हम नहीं बढ़ा पाते, हमारे पास इतने समय ही नहीं होता कि हम पूर्ति को बढ़ा पाए। लेकिन मांग तो बाजार में अचानक भी बहुत सारी हो जाती है एकदम से, तो हम स्टॉक तक ही दे पाते हैं। इसके साथ साथ मांग सक्रिय तत्व तथा पूर्ति निष्क्रिय तत्व है। अति अल्पकाल में मांग हमेशा सक्रिय रहता है, पूर्ति निष्क्रिय रहती है, क्योंकि पूर्ति तो जो है वही है, फालतू हम बढ़ा ही नहीं सकते। और तीसरा, वस्तु की
निश्चित समय पर प्रचलित कीमत होती है। जो बाजार कीमत क्या होती है? बाजार कीमत जो वस्तु की निश्चित समय पर जो कीमत होती है उसको हम बाजार कीमत कहते हैं। इस प्रकार का मतलब सिचुएशन सब्जियों में ज्यादा होती है। जैसे एक सब्जी मंडी में हम सब्जी ले गए, आधा या अल्पकाल हमारे पास समय है, उसमें ना ही तो हम सब्जी की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यदि हम पूर्ति को बढ़ा इसलिए नहीं सकते, मौके पे हमारे पास चाहे कितनी भी डिमांड आ जाए, जो मौके पे सब्जी आ गई वही है। और घटा इसलिए नहीं सकते कि हम चाहे कितनी भी कीमत कम हो डाउन कर दें, पूर्ति मांग बिल्कुल भी ना हो, तो हम उस सब्जी को न्यूनतम कीमत पर भी बेचना निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम मांग होने के कारण उसकी न्यूनतम कीमत पर जाएगी और वो नाशवान वस्तु है, ज्यादा समय तक हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ज्यादा ये नाशवान वस्तुओं के मामले में प्रचलित। दूसरा, इसको हम एक डायग्राम से करेंगे। ये आप एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया है, आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना करके आप, जैसे स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो अति अल्पकाल है उसमें आपकी सप्लाई क्या होगी? बिल्कुल ये होगी आपकी सप्लाई, जिसको हम स्टॉक तक ही कर सकते हैं, सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। और आपकी डिमांड है वो कौन सी होगी? इस तरह से होगी, ये होगी। कीमत यहां पर है। और मान लेते आती है अल्पकाल में आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई हम नहीं बढ़ा पाते, तो हमारी DD2 हो गई, तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, यदि मान लिया हमारी एक और सिचुएशन भी हो सकती है, DD1 की बजाय DD या एक और नीचे भी आ सकती है, DD2 हो गया, तो ये हमारी ये होगी, तो ये हमारा P2 P है, P1 ये P2। तो कीमत घट भी सकती है, कीमत बढ़ भी सकती है जब हमारी डिमांड अल्टा पलटी हो, बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन सप्लाई हमारी स्थिर रहती है। ये अल्पकाल की सिचुएशन है। दूसरा, अल्पकाल। अल्पकाल में आप डायग्राम बनाएंगे। अल्पकाल में आपको स्टूडेंट्स पता है कि आपको परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता था। आपकी सप्लाई हो ये होगी, खड़ी की बजाय सप्लाई आपकी ये होगी, क्योंकि आप परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। मान लेते हैं हम आपकी ये डिमांड है, तो आपका संतुलन बिंदु ये है, जैसे ये आपका संतुलन बिंदु है। यदि आपके अल्पकाल में ये परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि, मैंने बताया ना परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि कर दी जाती है, इसीलिए स्टॉक तक नहीं होगी, थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए इस प्रकार का आपका पूर्ति वक्र होगा। कीमत निर्धारण में पूर्ति का महत्व अल्पकाल की अपेक्षा इसमें ज्यादा होगा, इसलिए इसको उप सामान्य कीमत भी कहते हैं, क्योंकि बाजार की कीमत सामान्य नहीं होती, थोड़े मांग के ऊपर प्रभावित होती रहती है। मान लीजिए हमारी मांग ये हो गई, ये D1 हो गया हमारा, तो आपकी कीमत P से P1 हो जाएगी। मान लिया आपका D2 हो जाता है, तो आपका ये भी आपके P2 हो जाएगा और आपकी घट जाएगी, कीमत भी घट जाएगी और मात्रा भी घट जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं अल्पकाल की, ठीक है स्टूडेंट। तीसरी सिचुएशन आपकी, ये डायग्राम बनाइए और डायग्राम में इसमें हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। दीर्घकाल समय की वह अवस्था होती है जिसमें हर वस्तु को परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधनों को हम बदल सकते हैं, किसी भी साधन की जिसको भी हम साधन, क्योंकि दीर्घकाल में लंबा समय होने के कारण हर साधन में परिवर्तनशील संभव है, हर परिवर्तन किया जा सकता है। तो उस परिवर्तन के कारण समय अधिक होता है, उतना ही पूर्ति का अधिक महत्व होता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि इसमें पूर्ति की मांग के अनुरूप ही परिवर्तित हो जाती है। जितनी पूर्ति मांग ज्यादा होगी, पूर्ति भी उसके अनुसार ही बढ़ा दी जाएगी।
क्योंकि हम उनके पास समय भी होता है और साधन होते हैं, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए बाजार में जितनी मांग होगी तो उसी की तरफ परिवर्तित हो जाएगी। इसमें जैसे अल्पकाल में अधिक कीमत ली जा सकती थी, लेकिन इसमें हम अधिक कीमत नहीं ले सकते। दीर्घकाल में अधिक कीमत हम नहीं ले पाएंगे। इसका कारण ये है, मैं आपको समझा देता हूं कि ये आपकी सप्लाई है और ये आपकी ये आपका डी है। तो आपका जो संतुलन बिंदु ये है, इसमें अधिक कीमत क्यों नहीं लाई जाएगी? इसमें सामान्य कीमत ये रहेगी हमारी, इस कीमत पर ही हमारा संतुलन बिंदु रहेगा ई पर। यदि भाई जो मान लेते हैं कीमत ये हो जाती है, मान लिया आपने बिंदु कीमत ये होगी P1 होगी, तो स्टूडेंट्स देखिए यहां क्या होगा, कीमत P होने से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। पूर्ति ज्यादा होगी तो वस्तुएं ज्यादा है, मांग कम है, इसलिए कीमत वो नहीं मिल पाएगी और नीचे डाउन आ जाएगी, फिर वापस इसी पर कीमत पर आ जाएगी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी कीमत P2 है, ये भी दीर्घकाल में नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? देखिए, इसलिए सप्लाई हमारी ये है और मांग ये है। मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई हमारे पास कम है, इसलिए लोग खरीदने वाले ज्यादा होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण कीमत इतनी कम नहीं रह पाएगी, वापस ऊपर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रकार तीनों सिचुएशनों को आपको समझाने का प्रयास किया है। अति अल्पकाल में, अल्पकाल में, दीर्घकाल में। अल्पकाल एक वो अवस्था होती है जिसमें हम सिर्फ स्टॉक तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें जो हमारा कीमत है, बाजार कीमत समय की होती है और इसमें अधिक कीमत भी ली जा सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन जो अल्पकाल है उसमें उप सामान्य कीमत होती है, सामान्य कीमत नहीं होती, थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि परिवर्तनशील साधनों तक हम पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ समय का मिलता है, उसमें पूर्ति में समय का महत्व, कीमत निर्धारण का महत्व इसकी अपेक्षा पूर्ति का महत्व इसमें थोड़ा सा अधिक है। लेकिन दीर्घकाल में पूरे के पूरे सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होने के कारण हमें समय भी मिल जाता है, सारे के सारे साधन समय मिलने के कारण, परिवर्तन होने के कारण हम पूर्ति कर देते हैं। जितनी बाजार में मांग होती है इसके अनुरूप हम पूर्ति को पूरी करने में सफल हो जाते हैं। इस सफल होने के कारण हम उसमें अधिक कीमत नहीं ले सकते। इस प्रकार संतुलित कीमत इसमें यही ई पॉइंट पर ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इसके साथ साथ एक छोटा सा इससे मिलता जुलता है, उसके बारे में बता देता हूं आपको। ये है आपका एक नया टॉपिक, इसमें इसको बोलते हैं सामान्य कीमत P, और बाजार कीमत किसको बोलते हैं? बाजार कीमत इसको बोलते हैं जो सामान्य कीमत के इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखिए, समय के कारण, अल्पकाल में पूर्ति के हिसाब और साधन मांग के कारण कीमत है और एक कीमत है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कि मायन कीमत ये रहती है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके थोड़ा मोटा ऊपर नीचे भी कीमत मिलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। इसको बोले नॉर्मल प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नॉर्मल प्राइस होती है, लेकिन थोड़ा मोटा इसके ऊपर नीचे, इससे ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, इससे नीचे भी जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो इस ओर से विक्रेता और आ जाएंगे और पूर्ति ज्यादा हो जाएगी, कीमत नीचे आ जाएगी। नीचे चली जाएगी तो कुछ विक्रेता छोड़कर चले जाएंगे और पूर्ति कम हो जाएगी, इसलिए फिर ऊपर आ जाएगी। तो इन्हीं कारणों से बाजार कीमत में होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, थोड़े से विश्राम के बाद फिर हम अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक आपका है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सरकार द्वारा कीमत निर्धारण, उच्चतम व न्यूनतम कीमत। सरकार द्वारा नियंत्रित उच्चतम कीमत व न्यूनतम कीमत। सरकार कहीं कीमत को ज्यादा भी निर्धारित कर देती है, कम भी कर देती है परिस्थितियों के अनुसार। तो क्यों होती है, उसका क्या असर पड़ता है? एक बोलती है उच्चतम कीमत, अधिकतम मूल्य है, या इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे छत
छत होती है उसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर होता है हमारे, और इसलिए ऊपर की इसको इसीलिए सेलिंग प्राइस बोलते हैं, हमारे ऊपर होती है, ये जो बाजार में कीमत होती है उससे ऊपर होती है। दूसरा न्यूनतम कीमत जो फ्लोर प्राइस क्यों बने, क्योंकि ये जो न्यूनतम नीचे वाली कीमत होती है जो हमारा संतुलन होता है उससे नीचे होती है। मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोनों का। इसको समर्थन कीमत भी कह देते हैं हम। देखिए आपके ये है, ये आपका सप्लाई, ये आपका डिमांड, ये आपका संतुलित मात्रा, ये संतुलित कीमत, ये एस्पेक्ट्स। लेकिन सरकार को कई बार जो जीवन की जरूरी वस्तुएं हैं जैसे दवाइयां हैं और डेली वेजेस की आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कीमत चिन्नी है, इनकी कीमत है क्या, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इनकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ने के कारण इनकी कीमतें आसमान को छूने लगती हैं और जो अधिकतर जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। तो इसलिए सरकार को इस पर नियंत्रण करना पड़ता है। इसको काबू करने के लिए उसके ऊपर एक कंट्रोल प्राइस लगा दी जाती है, औसत कीमत लगा दी जाती है, उसमें कंट्रोल लगाया जाता है। तो जिस कंट्रोल प्राइस को हम बोलते हैं, तो ये क्या करती है कि यहाँ पर इसकी कीमत है, ये हमारी कीमत है ई, संतुलित कीमत है ये हमारी। बाजार में इस सप्लाई पर इस पे ये कीमत है, लेकिन ये हर आदमी की पहुंच से बाहर है, हर आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए क्या करती है सरकार, इसे नीचे थोड़ी सी कीमत लागू कर देती है। इसी तरह चीनी है, चीनी की यदि ऊपर कीमत ये हमारी माने 50 रुपए बाजार में है, लेकिन सरकार इसको 40 रुपए लगा देता ताकि सारे लोगों तक पहुंच जाए। तो इस पे यहाँ कीमत हमारी P1 कीमत कर देती है। P1 कीमत करने के कारण जो हमारा डी है वो ये है, मांग है वो इतनी है हमारी, और जो हमारी पूर्ति है वो ये है। यानी अधिक्य है मांग का, मांग पूर्ति से अधिक है, मांग का अधिक्य है, इसमें मांग का अधिक्य है, मांग का अधिक्य क्या मतलब मांग ज्यादा होती है। लेकिन इसमें इस ऐसी स्थिति में इसमें देखिए आपकी ये है जो समर्थन कीमत है, बाजार कीमत आपकी ये कीमत है, बाजार कीमत, ठीक है। और इस कीमत पर आपकी सप्लाई इतनी है और मांग इतनी है, मांग अधिक है। मांग अधिक होने के कारण इसमें काला बाजारी, चोर बाजारी गलत तरीके से, क्योंकि सरकार तो उस रेट में बेचने नहीं देगी, अधिक मांग होती है तो लोग क्या करते हैं, कोई वस्तुएं स्टॉक कर लेते हैं और उसको गलत तरीके से बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सरकार फिर इस काला बाजारी, चोर बाजारी से बचने के लिए राशनिंग का तरीका अपनाती है, दुकान खोलती है राशनिंग की और सस्ते दरों पर आम पब्लिक, गरीब जनता तक सामान पहुंचाने का काम करती है। इसके लिए इस प्रकार इससे छुटकारा पाने की प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो समर्थन कीमत भी कह देते हैं हम इसको, समर्थन कीमत, जैसे ज्यादा किसानों की फसलों के बारे में होता है कि फसल ज्यादा होने के कारण किसानों का लागत ज्यादा हो जाती है, लेकिन मांग नहीं हो पाती, मांग न होने के कारण उनको पूरी कीमत नहीं मिलती, पूरी कीमत न मिलने के कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए सरकार को ऐसा करना पड़ता है। इसकी हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। ये आपका ऐसा स्फूर्ति वक्र है, ये आपका डिमांड वक्र है, और यहां पर आपका संतुलित कीमत है, यह आपकी संतुलित मात्रा है, और ये आपकी संतुलित कीमत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही सरकार क्या करती है कि ये कीमत है, अब इसकी यहां प्राइस लागू कर देती है, मान लीजिए यहां कर देते हैं हम, तो इसमें यहां आपकी पूर्ति तो ये हो जाएगी और मांग ये होगी। तो मांग की मात्रा है Q1 Q2, ये मात्रा हमारी यहां से देखिए, वास्तविक कीमत, सामान्य कीमत ये है हमारी, बाजार कीमत या सामान्य कीमत हमारी ये है, लेकिन सरकार इस कीमत को इस कीमत पर लागू कर देती है। सप्लाई ज्यादा है, मांग है, इसमें हमारा पूर्ति का अधिक्य है।
पूर्ति का अधिक है, इसमें पूर्ति का अधिक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सरकार को कुछ सब्सिडी देके पूरा करना पड़ता है। जो यहाँ है हमारी पूर्ति इसमें ज्यादा हो जाती है, मांग इतनी रहती है, इसको हम समर्थन मूल्य बोलते हैं और हमारी कीमत ये मिलती है, जिसको आप जैसे कहते हैं किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य, चाहे वो बाजार में कम कीमत हो मार्केट में, लेकिन सरकार को उसका समर्थन मूल्य देना पड़ेगा ताकि किसान को उसके लागत मूल्य प्राप्त हो, उसके होने वाले नुकसान से उसको बचाया जा सके। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज की ये टॉपिक था आपका, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। और बड़ा हर्ष के विषय है कि आपने अच्छे से इसको सीखा होगा, और मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किन्हीं कारणों से यदि कोई गलती रह गई है तो मैं क्षमा याचना करता हूं, और आगे से गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। कमेंट में मुझे बताएं भी, जरूर अवगत कराएं। वही सच्चाई तेजी है जो गलतियों को दर्शाता है, बताता है। धन्यवाद।